This is an ABP Life podcast. भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में चुनाव चल रहे हैं। कुछ देश प्रजातांत्रिक तरीके से बदल रहे हैं, कुछ देशों में कहा जाता है कि वहाँ एक व्यक्ति विशेष की तानाशाही है या एक पार्टी विशेष की। बहरहाल अभी ब्रिटेन में 14 वर्षों के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं ईरान में उदारवादी नेता पेजेश्कियान की जीत हुई है, पेजेश्कियान की। अब ईरान का उदारवाद कितना हो सकता है, कितनी ढील दी जा सकती है, वैश्विक राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इन सभी बातों पर मैं व्यालोक बात करूंगा तहसीन मुनव्वर जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं और ईरान मसलों के खासे जानकार हैं, मिडिल ईस्ट के बारे में जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार व्यालोक। ईरान में पेजेश्कियान नए राष्ट्रपति बनेंगे, जलीली की हार हो गई है। कहा जा रहा है कि पेजेश्कियान सुधारवादी हैं। अब इस पर तो हम बात करेंगे कि ईरान का उदारवाद या सुधारवाद कितना आगे तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा परिवर्तन है। कैसे देख रहे हैं इसको आप जैसे विशेषज्ञ? देखिए व्यालोक, आपको याद होगा जब इब्राहिम रईसी साहब का दुखद देहांत हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उसके बाद जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमने अंत में एक बात कही थी कि ईरान जो है कट्टरता की अति देख चुका है जी। अब उसे किसी न किसी प्रकार से उदारवाद की ओर लौटना होगा और इस प्रकार का जो हमारा बिल्कुल हम देखते हैं पूरी दुनिया का जो एक परिदृश्य है, उसमें जो है अगर आपको भाग लेना है, आपको आगे चलना है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे किसी न किसी प्रकार से उदारवाद को लौटना होगा। और मुझे ये जो ईरान के ये राष्ट्रपति के चुनाव के जो नतीजे हैं, उनको उसी प्रकार से देखना पड़ रहा है कि वो उदारवाद की तरफ लौटना चाहता है, लौट रहा है या लौटेगा, ये अभी हमारे लिए देखना बाकी है। और अगर हम व्यालोक के चुनाव को देखें तो आप ये भी देखिएगा कि ईरान में जो 2021 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे या ईरान में जो इससे पहले मार्च में जो पार्लियामानी चुनाव हुए थे, उसमें भी हमने ये देखा था कि लोगों का जो है वोटर ज्यादा वहाँ पे इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं और बहुत ज्यादा भाग नहीं लेते। आप देखिएगा कि जब जो पहला दौर का चुनाव हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि केवल 40% के करीब जो लोग हैं वो इसमें भाग ले पाए थे। उसके बाद इस पर मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे इस पर पूछना भी चाहता था कि दूसरे दौर के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि पहले दौर में जो वोटर टर्नआउट हुआ था वो इस्लामिक क्रांति जो 1979 में हुई थी उसके बाद का सबसे कम वोटर टर्नआउट था, क्योंकि इस्लामिक क्रांति के दौरान ही उससे कम वोटिंग हुई थी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि लोगों को प्रोत्साहित किया गया ताकि पेजेश्कियान ही आए और जलीली को रोका जा सके। जी जी। तो देखिए, आप अगर देखेंगे कि ईरान में अगर वोटरों की हम संख्या देखते हैं तो वो 6 करोड़ के लगभग है। उनमें से 3 करोड़ ही लोग जो है, 3 करोड़ 5 लाख के करीब लोग जो है उन्होंने वोट दिया था। और अगर इनको भी देखें तो ये जो है पेजेश्कियान को भी हम देखते तो 1,63,84,403 वोट मिले हैं और सही जलीली को 1,35,38,179 वोट मिले हैं। तो इनमें अगर देखा जाए वोटों का अंतर भी कोई ज्यादा अधिक नहीं है। वहाँ 63 लाख है और यहाँ 35 लाख। अब ये 15-20 लाख का जो अंतर है उसको हम किस प्रकार से लें। और यहाँ पे भी एक बात देखने वाली, जब दूसरे दौर का चुनाव हुआ है उसमें ये लोगों से कहा गया कि कहीं ये कट्टरवादी सही जलील ना जीत जाए, इसलिए आप लोग वो निकल के वोट दिए। तब कहीं जाके 49.8% के करीब जो है वोटिंग रही है, पूरी प्रकार से 50% भी नहीं रही है। तो और हमने जैसे बताया कि ईरान में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 6 करोड़ 10 लाख के आसपास है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 50% ईरान के जो वोटर हैं उन्होंने वोट दिया ही नहीं। तो उसके बाद अगर ये चुनावी नतीजे आए हैं तो उसको हम ये एक प्रकार से ये देख सकते हैं कि हर देश में 2 तरह के जो है राजनेता होते हैं। एक का कट्टरवाद का चेहरा होता है, एक का जो है उदारवाद का चेहरा होता है। तो जिस प्रकार से दुनिया को जो चेहरा दिखाना होता है उस चेहरे को आगे कर दिया जाता है तो वो चेहरा जो है सामने आ जाता है।
लेकिन जो उस देश की जो पॉलिसियां हैं, जो उस देश को चलाती हैं जो शक्तियां, उनकी जो सोच है वो कहीं बदलती नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा बदलाव ना आए। तो जो 50% लोगों ने जो वोट नहीं दिया है उनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक बात की मान के चल रहा है कि पूरी दुनिया में एक प्रकार से अगर हम देखें, जब से पुज़िशकियान जीते हैं, मसूद पुज़िशकियान, तब से एक तरह का ये शोर हो रहा है कि उदारवादी नेता जीते हैं, रिफॉर्मिस्ट जीते हैं, एक ये जो बदलाव लेकर आएंगे, क्या औरतों का हिजाब हटेगा, क्या ये जो आएगा। लेकिन वहाँ पे जो सर्वोच्च काउंसिल है, जिसको हम सुप्रीम काउंसिल कहते हैं, जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, सारी पावर्स, जो बड़ी पॉलिसियां हैं जो बदलाव ला सकती, ये तो डे टू डे बिजनेस देखेंगे ना राष्ट्रपति के हैसियत से। लेकिन जो बड़े बदलाव अगर लाने ईरान को लेके, या पश्चिम के साथ उनके किस तरह के संबंध होंगे, न्यूक्लियर जो उनका जो संधि है उसको आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, तो परमाणु बम बनाना है नहीं बनाना है, तो इस प्रकार की जो तब्दीलियां हैं, जो बदलाव है, वो तो सारे कुछ जो है सुप्रीम काउंसिल के पास होंगे। क्योंकि पेजेश्कियान ये पहले भी कह चुके हैं कि हम जो है इन सब मामलात में जो हमारी सर्वोच्च काउंसिल है उसकी बात को मानेंगे, और उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। जी, आपने एक वाक्य कहा था, बड़ा टची वाक्य है वो, कि ईरान कट्टरता की हदें देख चुका है। और जब परमाणु संधि हुई थी तो यही सईद जलीली थे जिन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी हदों को पार कर इस समझौते को किया है। पेजेश्कियान के 3 एजेंडे हैं। वह चाहते हैं कि वह देश में मोरल पुलिसिंग के आलोचक रहे हैं, कड़े आलोचक रहे हैं, पश्चिम के साथ अलगाव को खत्म करना चाहते हैं और परमाणु संधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर हम तालिबान में उदारवादियों की बात करें तो वो भी कहाँ जाएगा? बाकी दुनिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो उनका उदारवाद भी बहुत भारी पड़ेगा। उसी तरह ईरान में, और आपने कहा ही, क्योंकि ये दोनों ही नेता सर्वोच्च काउंसिल से पास होकर आए हैं, मतलब यहाँ इन दोनों की परीक्षा हुई है, इन दोनों को जांचा गया है। और खामनेई तो खैर सर्वोच्च नेता हैं ही, आपने कहा ही। तो फिर कैसे देख रहे हैं इसको कि ईरान अपने इन तीनों मसलों पर पेजेश्कियान कैसे काम कर पाए? वही बात है, देखिए ये पेजेश्कियान ने 2011 में भी राष्ट्रपति पद के लिए जो है नॉमिनेशन किया था, वो रिजेक्ट हो गया था। हम देखते हैं 2021 में भी इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की थी, तब भी रिजेक्ट हो गई थी। इस बार 80 लोगों ने दावेदारी की थी, जिसमें से 74 रिजेक्ट हो गई थी। उसमें से 6 लोगों को जो है सर्वोच्च काउंसिल ने चुना है कि यही लोग आ सकते हैं। उसमें से 4 जो है उनको ज्यादा वोट मिले, उसमें से 2 को फिर दूसरे दौर के लिए चुना गया कि ये लोग दूसरे दौर में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इतनी खतरनाक स्क्रीनिंग होती है। आप देखिए वो जो 74 लोग रिजेक्ट हुए उसमें यकीनी तौर पर महिलाएं भी रही होंगी और थी। तो ये जब इतनी स्क्रीनिंग के बाद कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होती हैं कि हाँ, अब हमें शायद इस चेहरे की जरूरत है, तो अब ये चेहरा जो है हम आगे रख के बात करेंगे। लेकिन देखिए पश्चिम के साथ जो संबंध है उसमें केवल ईरान की तरफ से कमी नहीं है, पश्चिम में भी बहुत सारे ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हम देखते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है वो इजराइल को लेकर है। ईरान और इजराइल के बीच में जिस प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो तलखियां हैं, जो उनमें वो एक दूसरे को लेकर जिस प्रकार से उनमें 36 का आंकड़ा है, और वहां से कहीं पश्चिम देश जो है इजराइल का साथ देते हैं। और अभी जो फलस्तीन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, उसमें भी जिस प्रकार से हम इजराइल का साथ देते हैं, पश्चिम देश को देख रहे हैं। आपने शुरुआत में बात की बरतानिया में हमने किस तरह का बदलाव देखा, कंजर्वेटिव को हटा के लेबर्स आ गए हैं। तो ये बदलाव उसके बाद ये ईरान का है। और अब हम अमेरिका में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी तब्दीलियां ये बता रही हैं कि जो जनता है वहाँ वो अब कुछ नया चाहती है। और ये इस तरह की जो आपस में जो द्वेष है, आपस में जो लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, जनता को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। राज सत्ता एक अलग प्रकार से चलती है, जनता अलग प्रकार से चलते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि अगर कोई देश किसी देश का दुश्मन है, जिसके साथ बॉर्डर मिल रहा है या कुछ और भी बात है, तो फिर जनता को भी वो दुश्मनी दिखानी पड़ेगी और वो आपको ट्रोल भी करना पड़ेगा, आपको हर प्रकार से सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक पीछे एक लाइन चलती थी ना, जो जिस प्रकार से कभी अगर ऐसी जरूरत पड़े कि वो है ना कि
दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, जी। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, वो जी। वाली चीज अब कहीं रह नहीं गई है। तो देखना ये होगा कि ये किस प्रकार से ये जो इन्होंने तीनों बातें कही हैं उस पर चलते हैं। क्या ये आते ही कल ऐलान कर देंगे, जब ये अहद लेंगे, अपना हलफ लेंगे, ओथ लेंगे, तो ये ऐलान कर देंगे आज से वही हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं, जो जैसे रहना चाहे रहे? क्या कर पाएंगे ये? है ना? इतनी बड़ी तब्दीली ला पाएंगे ये? कहा जा रहा है कि महिलाओं ने इनको वोट दिया है, बहुत ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है, लेकिन क्या वो एकदम से वो तब्दीली आएंगे? क्या वो पश्चिम को लेके एकदम से अपना रुख बदल देंगे? जी। तो ये सारी चीजें देखने की बात है, क्योंकि ये किस प्रकार से पश्चिम भी इसके ऊपर रिएक्ट करता है। मुझे याद है कि जब इब्राहिम रईसी साहब की दुर्घटना में डेथ हुई थी, तो अमेरिका की तरफ से भी जो है उसका जो है कंडोलेंस मैसेज आया था, जो कि अपने आप में एक नई बात। तो जी। बदलाव तो हर जगह आना चाहता है, आने वाला भी है, आना भी चाहिए, लेकिन उसको किस प्रकार से कुछ ताकतें, कुछ शक्तियां जो अपने हाथ में रखे हुए वो कैसे इसको लेती हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। This is an ABP Life podcast.